देश के कई राज्यों में हो चुके तथा होने वाले विधानसभा चुनाव पर केंद्रित साक्षात्कार में राष्ट्रीय विचारक अर्थशास्त्री प्रोफेसर उदय जैन ने अपने बेबाक विश्लेषण में कहा, मध्य प्रदेश में टक्कर अच्छी रही, राजस्थान में परिवर्तन हो सकता है, तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मेहनत रही। प्रोफेसर जैन वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से चर्चा कर रहे थे। इस वैचारिक मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज का ज्वलंत मुद्दा है, जब सारे देश में की जनता यह सोच रही है कि क्या भविष्य फल होगा। विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में हो चुके हैं और कई राज्यों में अभी संपन्न होने हैं। ऐसे समय में जिज्ञासा है जनता की कि भविष्य फल क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो हमारे साथ में है प्रोफेसर उदय जैन जी, जो कि अच्छे विचारक हैं और काफ़ी अच्छे लेखक हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आप एक अच्छे विचारक हैं, एक अच्छे लेखक हैं, कि कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और कई राज्यों में होने हैं। ऐसे समय क्या तस्वीर रहेगी, क्या स्थिति रहेगी? जैसे आज की बात की शुरुआत हम मध्य प्रदेश से करने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है? देखिए, जो विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, और इसमें एक बात और जोड़ना चाहिए कि 2024 में अगले साल लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। उसके लिए अभी वर्तमान में वातावरण बनाने की भी प्रयत्न राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं कि यह विधानसभा के जो चुनाव हैं, ये एक तरह से सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। एक बात। दूसरी बात, खास तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, या ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आज देश की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के पीछे चल रही है। मतलब अर्थव्यवस्था राजनीति के माध्यम से नहीं चल रही है, मगर देश की राजनीति अर्थव्यवस्था के माध्यम से चल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और हमारा प्रयत्न या माननीय प्रधानमंत्री का प्रयत्न ये है कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसका अर्थ ये है कि राजनीति अर्थव्यवस्था के पीछे चल रही है। और ये चुनाव हो या भविष्य के चुनाव हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, जो भी सरकार बनेगी, वह आर्थिक स्वप्न को पूरा करने वाली ही बनेगी, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आए। मैं 2024 के लोकसभा के चुनाव के बारे में भी बात कर रहा हूँ कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, वह विकास के स्वप्न को भूल नहीं सकती। हिंदुस्तान ने की 135 करोड़ जनता ने विकास का जो स्वप्न देखा है, वह हर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को अब पूरा करना पड़ेगा ही। इसलिए भी पड़ेगा कि देश के जनमानस में, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में, उनकी सोच में, उनकी गतिविधि में यह स्वप्न पूरा का पूरा उतर गया है कि देश का आर्थिक विकास ही राजनीति को आगे ले जाएगा। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का, जैसे आपने प्रश्न उठाया, मध्य प्रदेश में भी जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, वह विकास के स्वप्न को ही पूरा करेगी। और अगर पूरा नहीं करेगी तो वह अपने अवसान का, अपने यूँ कहें कि अपने पतन के बीच वह बोएगी। इसलिए प्रदेश में
जो भी सरकार सत्ता में आएगी, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और लोगों के मन में क्या है यह तो 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे वह हमें मालूम पड़ेंगे। पर मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्टी प्रदेश में भी सत्ता में आए, जिसके लिए आम लोगों के मन में जो विकास की धारणा है, विकास का स्वप्न है, अपने स्वयं के भविष्य का जो स्वप्न है, वह हर राजनीतिक दल को पूरा करना पड़ेगा। जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसे पूरा करना पड़ेगा। और अभी जो माहौल बन रहा है, यह आर्थिक विकास के लिए, लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो प्रयत्न प्रारंभ किए हैं, चाहे वह अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजनाएं जो चालू हुई हैं, या लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो भी घोषणाएं हैं उनको पूरा करने की जो बात आज हुई है, उससे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का भविष्य, मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश की आर्थिक उन्नति और मध्य प्रदेश की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो योगदान होगा वह उसके प्रति मैं बड़ा आशान्वित हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। आपका बहुत अच्छा उत्तर है। और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, वहाँ क्या तस्वीर आपको नज़र आती है? राजस्थान तो वीरों का देश है, वीर सपूतों का देश है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी का पाठ पूरे भारत के अन्य प्रांत या अन्य समुदायों को सिखाया है। इसलिए हम उसके प्रति बड़े आशान्वित हैं कि राजस्थान में, क्योंकि ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि हर 5 साल बाद वहाँ सत्ता में परिवर्तन होता है। जैसे कभी भाजपा की सत्ता में थी, उसके बाद कांग्रेस वहाँ सत्ता में आई, आज कांग्रेस वहाँ सत्ता में है और बीजेपी विरोध में है। तो अगर प्राचीन ढंग से अगर मतदान हुआ, पुरानी दृष्टि से अगर मतदान हुआ, तो संभावना ये है कि वहाँ पर सरकार में परिवर्तन हो जाए। परंतु टक्कर तो बराबर की है दोनों ही पार्टियों में, और उसमें जो बागी उम्मीदवार दोनों पार्टियों के हैं, वो कभी कभी इस चित्र को बिगाड़ सकते हैं। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार किसी की भी हो, जनता विकास चाहती है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना हो। विकास का स्वप्न जो पूरा करेगा, जो लोगों की आर्थिक समृद्धि में योगदान करेगा, जो जिनके पास कुछ नहीं है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे जिनका जीवन है, जो उनके जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा, रोटी कपड़ा और मकान की जो व्यवस्था देगा, उस पार्टी का भविष्य ज़्यादा उज्जवल मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए राजस्थान में भी संभावना ये है कि सत्ता में परिवर्तन हो। अब हम आ रहे हैं तेलंगाना का प्रश्न है आपसे कि तेलंगाना में क्या तस्वीर आपको नज़र आती है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी है, ओवैसी की भी पार्टी है और कांग्रेस की भी पार्टी है, और ओवैसी ने अपना उम्मीदवार भी वहाँ पर खड़ा कर दिया है, जो कि अजहर एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ ये स्थिति क्या नज़र आती है आपको? कांग्रेस की जहाँ तक तेलंगाना में स्थिति का प्रश्न है, वहाँ परिवर्तन की लहर अगर आपको और हमें दिखाई दे रही है, तो वह मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है, वह अधिकतम सुविधाएं, अधिकतम
आर्थिक प्रलोभन अधिकतम लोगों के जीवन में अर्थ की महत्ता बढ़े, इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सभी पार्टियां अधिकाधिक लोक लुभावन नारे भी दे रही हैं, लोक लुभावन योजनाएं भी दे रही हैं, लोगों के मन में अपने प्रति विश्वास जगे इसका प्रयत्न भी कर रही हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ पर सत्तारूढ़ दल को ये पार्टियाँ हरा सकेंगी। हाँ, इनकी स्थिति में बदलाव जरूर हो सकता है, पर वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक वातावरण है, वह मुझे ऐसा लगता है कि वह बराबर बना रहेगा। जो सत्ता में हैं वे बराबर, सत्तारूढ़ पार्टी में जो हैं वे बराबर बना रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राजनीतिक चेतना का केंद्र है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कई समस्याओं से ग्रस्त है और वो प्रदेश में भी स्थिति क्या होगी, ये प्रश्न हमारा आपसे। देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, न ज्योतिषी हूँ, पर जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जो राजनीतिक माहौल बनता है, जिस तरह से पार्टियां अपने घोषणा पत्र प्रस्तुत करती हैं और जिस तरह से लोग उनके बारे में सोचते हैं, उससे जो एक धारणा बनती है वह अवश्य अभिव्यक्त की जा सकती है। बाकी तो सही परिणाम तो क्या होंगे, ये तो 3 दिसंबर को जब मतों की गणना होगी उसमें ही मालूम पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वनवासी क्षेत्र उसमें ज़्यादा हैं, आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, और उनका जो अभी तक जीवन स्तर है वह धीमे धीमे बढ़ रहा है। उस जीवन स्तर को जो ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा और उसके प्रति जनता के मन में जो विश्वास जगेगा, उसकी वहाँ पर जीत होगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। प्रोफेसर उदय जैन जी का ये कहना बहुत उचित है कि जो भी जनता की समस्याओं का निराकरण करेगी सरकार, वो टिकाऊ होगी और अच्छी मानी जाएगी। भले ही सरकार किसी भी दल की बने, लेकिन सबको कार्य करना होगा जनहित का, जिससे जनता के कल्याणकारी कार्यक्रम जो किए जाएंगे वो सरकार अच्छी मानी जाएगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं मतदाताओं को? कई राज्यों में चुनाव हैं, आप एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता को उन मूल्यों पर मतदान करना चाहिए जो भ्रष्टाचार के विरोध में हो। मुझे ऐसा लगता है कि उस दृष्टिकोण को प्रश्रय देना चाहिए जो देश में राष्ट्रवाद की भावना को उत्फुल्लता प्रदान करता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता जो मतदान करे वह न केवल विधानसभा के उम्मीदवार का मूल्यांकन करे, वरन वह जिस दल का है उस दल का भी मूल्यांकन उसके दिल दिमाग में होना चाहिए। तो वह सही निष्कर्ष तक पहुंचेगा, सही व्यक्ति तक पहुंचेगा, अपने मतदान का अच्छा उपयोग कर पाएगा। अन्यथा केवल भावनात्मक लहर के माध्यम से या केवल जाति के माध्यम से या केवल एक परंपरावादी दृष्टि के माध्यम से या केवल जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको ध्यान में रख करके अगर उसने मतदान किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वह उचित नहीं होगा। उन्हें देश के विकास के बारे में सोचना है, उन्हें देश की समृद्धि के बारे में सोचना है, उन्हें देश की तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने इसके बारे में सोचना है।
और इस बारे में सोचना है कि देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा किस तरह से हो सकती है, कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकती है। अगर इन मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना मतदान किया या करेंगे तो मैं सोचता हूँ वह देश के इतिहास के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश को आकाशीय ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरी इसके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत आपका आभार। राष्ट्रहित में, जनहित में प्रोफेसर उदय जैन जी का निष्पक्ष और निर्भीक साक्षात्कार प्रसारित किया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हमारा लक्ष्य है जनता का भला हो, देश का भला हो, और हमारे आदरणीय प्रोफेसर उदय जैन जी का भी यही कहना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं, मीडिया, हमारा जो वर्ल्ड मीडिया है उसकी कोई पार्टी नहीं, हमारी पार्टी है इनकलाबी पार्टी, जो शहीद आजम भगत सिंह जी की पार्टी थी। हम यही कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगी। जय भारत। धन्यवाद। नमस्कार।